हेलो एंड वेलकम टू मैट्रिक्स डिजिटल। मैट्रिक्स डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका जनरल साइंस का फैकल्टी राज कौशल, जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। फिजिक्स का एक जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और आपको सेल्सियस फॉरेनहाइट केल्विन में जो आपका कन्वर्जन है ये इसी टॉपिक्स के अंतर्गत आता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है किस टेम्परेचर पर आपका सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों बराबर होंगे, क्या होता है, ये सब कैसे होगा, ये सब चीज हम हीट एंड टेम्परेचर में पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है फिजिक्स में वो है हीट एंड टेम्परेचर। परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या है, उसका हमारे डेली लाइफ में यूज क्या है, ब्लैक बॉडी क्या होता है, सब चीजों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले स्लाइड में और देखते हैं कि क्या रहने वाला है कुछ नया। पहला जो आपका पॉइंट है, पहला है जो हम टॉपिक बोल सकते हैं, हीट। क्या होता है हीट? कोई भी चीज, कोई भी बर्तन, आपको आप उसको हीट करते हैं, उसको फायर देते हैं, वो गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब क्या है कि उस बर्तन, उस यूटेंसिल्स, उस पॉट के मॉलिक्यूल क्या हो गए हैं? गर्म हो गए हैं। उस मॉलिक्यूल के उस आपके जो कंटेनर है, जो आपका पॉट है, उसके मॉलिक्यूल क्या हो गए? गर्म हो गए हैं। वही क्या है? हीट है। तो हीट इज आल्सो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड मेजर द total energy of all molecule in a substance। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर कंटेनर है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसमें लिक्विड है, वाटर है। क्या है? लिक्विड है। और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया? बर्नर से हीट कर रहे हैं। तो अब नीचे के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? गर्म होंगे। फिर ये मॉलिक्यूल जैसे गर्म होंगे क्या करेंगे? ऊपर की तरफ भागेंगे। फिर ये सेकंड लेयर वाला नीचे आएगा, ये भी गर्म होगा, ये भी ऊपर भागेगा। ऐसे पूरा का पूरा वाटर का मॉलिक्यूल, पूरा पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो हीट हो रहा है, मतलब हीट क्या है? एक तरह का हम एनर्जी दे रहे हैं इस मॉलिक्यूल, इस वाटर के मॉलिक्यूल को हम क्या दे रहे हैं? एक तरह का एनर्जी दे रहे हैं। तो हीट भी एक तरह का क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो क्या मेजर करता है? इट मेजर द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल। हर मॉलिक्यूल का एनर्जी अगर काउंट करें, मान लो सपोज इसमें P1 P2 P3 P4 P5 P6 ये सब मॉलिक्यूल है। तो जो एनर्जी होगा, जो हमारा हीट एनर्जी होगा, क्या होगा? हीट एनर्जी होगा P1 हीट एनर्जी प्लस P2 का हीट एनर्जी प्लस P3 का हीट एनर्जी प्लस P4 का एनर्जी, डॉट डॉट जितने आपके मॉलिक्यूल हैं उन सब का अगर हीट एनर्जी हम काउंट कर लें तो टोटल जो एनर्जी काउंट मिलेगा वो हमारा होगा हीट एनर्जी, है ना। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी and measure the total energy of all molecule in a substance। इतना पॉइंट समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक। सेकेंड पॉइंट आराम से हम पढ़ेंगे। इट इज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस। हमने जैसा कि आपको बताया, आपने हीट दिया, आपने क्या दिया? इसको हीट दिया, मॉलिक्यूल हीट हुआ। मॉलिक्यूल अब जब हीट हुआ तो ये यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ भागा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी आ गया। क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आने से ही ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ, मतलब जहां पे हीट ज्यादा था वहां छोड़ के अपर लेवल में भगा। क्या भगा? कौन भगा? मॉलिक्यूल भगा। तो इसको एक काइनेटिक एनर्जी मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हीट क्या है? एक तरह का काइनेटिक एनर्जी है। इट इज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में टोटल काइनेटिक एनर्जी सभी मॉलिक्यूल का ही क्या होगा? हीट होगा। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? देखिए, इट्स यूनिट आर कैलोरी। इट्स यूनिट आर कैलोरी, CAL। हम कैलोरी को CAL लिखते हैं। जैसे कि न्यूटन को आप N लिखते हैं, फोर्स को आप F लिखते हैं, कैलोरी ये यूनिट को क्या लिखेंगे? CAL। किलो कैलोरी KCL। और जूल, एनर्जी को आप किस में मेजर करते हैं? जूल में। और एनर्जी आपका जो हीट है उसका यूनिट कैलोरी है, किलो कैलोरी है, जूल है। लेकिन हम दूसरा सिस्टम भी हमने देखा है कि दूसरा सिस्टम क्या होता है? CGS। ये सारे चीजें किसमें है? MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड।
सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में इसका यूनिट क्या होगा? अर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है सारा क्वेश्चन। अर्ग, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 के पावर -7 जूल। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 के पावर -7 जूल। ये आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। 1 कैलोरी, इस सब जो आपके न्यूमेरिकल ऐसे दिए हैं, सब सारे इस तरह के आपके वन वर्ड टाइप क्वेश्चन आते हैं कि 1 कैलोरी किस जूल के इक्वल होगा, 1 किलो कैलोरी कितने कैलोरी के इक्वल होगा। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। एक कैलोरी किसके इक्वल है? 4.18 जूल के इक्वल है। सेकेंड, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी किसके इक्वल है? 1000 कैलोरी के बराबर है। 1 किलो कैलोरी किसके बराबर है? 1000 किलो कैलोरी के बराबर है। इतना बात समझ में आया? ठीक है, 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर है? 1000। जैसे 1 किलोग्राम आपका कितने के बराबर होता है? देखो 1 किलोग्राम आपका 1000 ग्राम के बराबर है। 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर के बराबर है। ऐसे 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होगा? किलो जहां आएगा जहां 1000 कैलोरी। समझ में आया? ये एक एक बातें आपके लिए एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बन सकता है। एक एक पॉइंट, एक एक चीज जो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको हम सीरियस लेके चलेंगे। एक एक पॉइंट, इसका यूनिट क्या होगा, इसका सीजीएस में यूनिट क्या होगा, अर्ग और जूल का रिलेशनशिप क्या होगा, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, हीट किस तरह का एनर्जी है, मॉलिक्यूल में हीट देने से उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा कि काइनेटिक इंक्रीज करेगा। ये सारा एक एक क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में, डेरिवेशन फॉर्म में और आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में एक एक क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ एग्जांपल देखिए, हमने आपको जैसा बर्नर पे बताया, यहाँ पे ये एग्जांपल भी छपा हुआ है। देखिए यहाँ पॉट रखा हुआ है, इसके अंदर वाटर है, वाटर को गर्म कर रहे हैं, मॉलिक्यूल में मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द हीट एनर्जी फ्रॉम द स्टोव बर्नर वार्म अप द वाटर। जो हीट एनर्जी आ रहा है स्टोव से, वो पानी को गर्म कर दे रहा है। तो हीट भी एक तरह का क्या है? एक एनर्जी है। क्या है? एक एनर्जी है। ये पॉइंट समझ में आया? चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि इस हीट से अकेला यहाँ हीट जो टॉपिक है, 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है डायरेक्ट। एक तो सीजीएस में क्या होगा? हीट का यूनिट अर्ग। एक अर्ग में कितने जूल होंगे? 10 के पावर -7। एक कैलोरी में कितने जूल होंगे? 4.18 जूल। एक किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होंगे? 1000 कैलोरी। काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज करता है? हीट देने पर। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड में जो हम नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इट इज मेजर अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ये क्या मेजर करता है? जैसे कि हमने बताया था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, सेम यहीं पे अभी हम बताएंगे डिफरेंस क्या है आपका हीट में और टेम्परेचर में। पहले हम इसको समझते हैं। टेम्परेचर जो है वो क्या मेजर करता है कि कोई भी बॉडी कितना डिग्री हॉट है, मतलब डिग्री में यहाँ पे हम मेजर करेंगे कोई बॉडी आपका हॉटनेस कितना है और कोल्डनेस कितना है। या हम सिंपली बोल सकते हैं कि टेम्परेचर मेजर द बॉडीज डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। एग्जाम्पल दीजिए यहाँ पे, जैसे आपको लिखा हुआ है द थर्मामीटर मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर। थर्मामीटर आपका क्या मेजर करता है? टेम्परेचर मापता है ना, हीट नहीं मापता है। क्या मेजर करता है? टेम्परेचर। जो आपका थर्मामीटर जो डॉक्टर आपको लगाता है मुंह के अंदर, वो क्या होता है? वो होता है थर्मामीटर। अभी अपने इंस्ट्रूमेंट में आपको बताया कि थर्मामीटर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर। जैसे आपको फीवर हो गया तो डॉक्टर आपको जो इंस्ट्रूमेंट आपके मुंह के अंदर डालेगा वो क्या है? थर्मामीटर है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 212 फ़ारेनहाइट। यहाँ से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन बनता है। इसको हम बोलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को स्टैटिक क्वेश्चन।
कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना होगा। अभी आपको टाइम नहीं है कैलकुलेट करने का, तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो टेम्परेचर क्या है, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है किसी भी बॉडी का। दूसरा चीज, द यूनिट ऑफ डिग्री सेल्सियस और केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर का जो यूनिट है या तो सेल्सियस सी में हम मेजर करते हैं, या केल्विन के में मेजर करते हैं, या फ़ारेनहाइट एफ में मेजर करते हैं। तीन ही इसका मेजर करने का यूनिट है। पहला सेल्सियस, दूसरा केल्विन, तीसरा फ़ारेनहाइट। तीसरा पॉइंट जो है आपका, अच्छा ये एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं कि एक केल्विन में, एक सेल्सियस में कितने केल्विन, केल्विन को फ़ारेनहाइट में वो चीज बताएंगे। जैसे अगर आपको दिया है किसी बॉडी का टेम्परेचर, सपोज मान लीजिए किसी बॉडी का टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, और आपसे पूछ रहा है कि केल्विन में कितना होगा, केल्विन में टेम्परेचर कितना होगा, तो क्या करेंगे आप, उसमें 273 ऐड कर देंगे। 273 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, 373। तो टेम्परेचर अगर सेल्सियस से हमको, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या ऐड करेंगे, 273। क्या ऐड करेंगे, 273 हम ऐड कर देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है न्यूमेरिकल में कि आपको टेम्परेचर दिया होगा सेल्सियस में और आपसे केल्विन में पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे। थर्ड देखते हैं, two bodies cannot be in a thermal equilibrium if they are at a different temperature। कोई दो बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इफ दे आर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, अगर कोई दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं, दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं, तो वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते। जैसे कि एग्जांपल देखिए मैं समझा रहा हूँ, सपोज आप एक कप चाय लेके आते हैं, वो बहुत हॉट है, उसको आपने क्या कर दिया, अभी रख दिया, हाफ एन आवर बाद, 1 घंटे बाद वो चाय ठंडी हो जाती है। क्यों, अभी चाय का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत गर्म है, लेकिन चाय के चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, थोड़ा सा ठंडा है, चाय के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या है, कूल है। तो ये अभी इसमें साइंटिस्ट भी आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसी में ये सब चीज है, लेकिन हम पहले आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि उस लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम है कि इन्वायरमेंट क्या चाहेगा कि अपने आसपास का जितना भी टेम्परेचर है वो किस फॉर्म में हो, इक्विलिब्रियम में हो। क्या हो, इक्विलिब्रियम में। तो आपका जो हॉट चाय है वो क्या होगा, हीट एनवायरमेंट को ट्रांसफर करेगा, और इन्वायरमेंट का कुछ कैपेसिटी तो है नहीं, मैक्सिमम कैपेसिटी, इनफाइनाइट कैपेसिटी, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और आपके चाय का टेम्परेचर दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उस पोजीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट, it is a measure of average kinetic energy of molecule in a substance। किसी भी सब्सटेंस में टेम्परेचर क्या मेजर करता है, उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी का एवरेज। समझ में आ रहा है ना, टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस में उस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना है, वही टेम्परेचर डिटरमाइन करता है। समझ में आया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 150% क्वेश्चन ये फार्मूले से आपको आएगा, 150% क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि देखिए ये फार्मूला लिखा है C/5 C/5 F-32/9 R/4 K/5। ये फार्मूला है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, सेल्सियस से रेडियन में कन्वर्ट करने का, और केल्विन में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपसे यहाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो हम कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, हम यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, गुड हीट कंडक्टर
और बैड हीट कंडक्टर। दो तरह के कंडक्टर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है आपका गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे हीट में भी आपका होता है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन सा आएगा, सारे मेटल आएंगे जितने भी मेटल हैं, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन सा आएगा, लकड़ी आएगा, रबर आएगा, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब हम हीट की बात करते हैं तो यहाँ हीट में लिखा हुआ है गुड हीट कंडक्टर, मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें हीट बहुत इजिली से फ्लो हो जाए, जिसमें आपका हीट बहुत इजिली से फ्लो हो जाए। एग्जाम्पल में कौन कौन सा है, गोल्ड, जहां भी हीट का नाम आएगा गोल्ड का पहले नाम आएगा। गोल्ड में हीट कंडक्टर बहुत अच्छे से होता है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर, फिर आयरन, फिर एल्यूमिनियम, निकिल, जिंक एंड मोस्ट अदर एलिमेंट। ये सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड हीट कंडक्टर क्या होते हैं, प्लास्टिक, बेकेलाइट। एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ दिस फॉलोइंग आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसका एक गोल्ड देगा, इसका एक बेकेलाइट देगा, दो एग्जाम्पल और देगा और आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ पे एक एक जो यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है उसको नोट करते चलिएगा। बैड हीट कंडक्टर प्लास्टिक, बेकेलाइट, स्टायरोफोम, एयर, वाटर, रबर। ये वाटर का क्वेश्चन आया कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। रबर, कॉटन, सिल्क, मार्बल, वुड, माइका, ये सारे क्या हैं आपके बैड हीट कंडक्टर हैं। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दीज 2 पॉइंट आर 200% इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड किया गया, जैसे कि हमने बताया वाटर का क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर क्या है, बैड कंडक्टर। और यहां से आपका पूछा गया था निकिल, आपका कैसा है। जब ये क्वेश्चन आपको आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। निकिल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये जितना भी एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है इसको बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए। समझ में आया। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने में लगा हुआ हीट क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी यूनिट मास, कोई भी मास मान लो जो 1 ग्राम है, क्या है 1 ग्राम, मान लो 1 किलोग्राम। किसी भी यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में, 1 डिग्री, किसी यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो लगा हीट है, जो हीट लगेगा 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में किसी भी यूनिट मास को जो लगा हुआ टेम्परेचर या लगने वाला टेम्परेचर, लगने वाला हीट, टेम्परेचर नहीं बोलेंगे, लगने वाला हीट, वही हमारा क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर हम इसका बात करें यूनिट, द unit for the specific heat capacity are joule per kg per Kelvin, joule per kg per Kelvin। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे सब्सटेंस रखा हुआ है और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रखा हुआ है, दिखाया, मतलब रखा क्या हुआ है, दिखाया गया है आपको।
एयर का कितना होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1.01, एल्युमिनियम का 0.902, गोल्ड का 0.129, आयरन का 0.45, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड नमक, NaCl को हम क्या बोलते हैं साल्ट, सोडियम क्लोराइड 0.864, वाइस का 2.03, वाटर का 4.18। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखो कितना ज्यादा है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैक्सिमम है यहाँ पे। इतना चीज समझ में आया, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, इंट्रोपी, फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट लॉ से ही पूछा गया है अभी तक, फर्स्ट लॉ से या कभी कभी सेकंड लॉ से, थर्ड लॉ से कभी नहीं पूछा गया है। इंपॉर्टेंट तो तीनों है लेकिन पूछा क्या गया है फर्स्ट लॉ से या सेकंड लॉ से। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इट डील विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। जब थर्मोडायनेमिक्स का नाम आएगा तो मतलब हीट और टेम्परेचर की स्टडी हम करेंगे, कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, उस बॉडी का कितना हीट है, उस बॉडी का कितना टेम्परेचर है, यही सब स्टडी हम किसमें करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स हमारा एक अलग सा टॉपिक है और इनका रिलेशन हम पढ़ते हैं कि इस टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितना एनर्जी इंक्रीज किया या एनर्जी डिक्रीज किया या हीट बढ़ाने से कितना वर्क डन हुआ। इन सब चीजों की जो स्टडी करते हैं हम, वो किसके कैटेगरी में आता है, थर्मोडायनेमिक्स की कैटेगरी में आता है। अब इस थर्मोडायनेमिक्स में चार तरह के लॉ होते हैं, फोर लॉ, देयर आर फोर लॉ इन थर्मोडायनेमिक्स, फोर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। यहाँ देखिए हमको 11th 12th में या IIT में क्वेश्चन इस लेवल का नहीं पढ़ना है, बस हमको जस्ट समझ लेना है, जिससे जो आपके SSC, बैंकिंग, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो बस ऊपर ऊपर पूछ लेता है कि थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड है, जीरोथ लॉ क्या होता है, कितने थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं, फर्स्ट लॉ में क्या है, बस यही सब। ना ही यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछेगा, और पूछेगा तो उसको मैं बताऊंगा अभी, बस वो रिलेशन पूछता है डायरेक्ट और कुछ नहीं पूछता है। आप यहाँ IIT का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यहाँ आप केवल वनडे एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन का वनडे एग्जाम, तो उसको माइंड में रख के पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हाई लेवल का IIT लेवल का पढ़िए, उतना यहाँ पे जरूरी नहीं है। द फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर, थर्मोडायनेमिक्स के जो चार लॉ है वो कौन कौन से हैं, पहला जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या कहा गया है, if two thermodynamic system are each in thermal equilibrium with a third, then they are in a thermal equilibrium with each other, they are thermal equilibrium with each other। अगर कोई दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो किसी तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, यहाँ मान लीजिए गैस, यहाँ कोई गैस ए है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस, यहाँ कोई सब्सटेंस है और यहाँ कोई सब्सटेंस। अगर ये सब्सटेंस ए बी सी, अगर ये सब्सटेंस ए इस सब्सटेंस सी के साथ इक्विलिब्रियम में है और सब्सटेंस बी सब्सटेंस सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये ए और बी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएंगे। यही क्या कहा गया आपको, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही कहा गया कि टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर
in each thermal equilibrium with a third, then they are in equilibrium with each other. अगर ये A C से के साथ इक्विलिब्रियम में है, B C के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। यही कहा गया आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। समझ में आया? फिर आपका आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा गया? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can only change form in any process. In any process, the total energy of the universe remain the same. Remain the same. For a thermodynamic cycle, the net heat supplied to a system equal to the net work done बाय द सिस्टम। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से समझाएंगे, लेकिन पहला थोड़ा सा समझा देते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस प्रिंसिपल पर बेस करता है, तो यहां हम लिखेंगे इट वर्क्स या इट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 200% क्वेश्चन पूछा गया है रिपीटेड कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, तो किस प्रिंसिपल पर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? किस पर बेस्ड है? तो एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। पहला जो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है, फ्यूचर में भी पूछेगा। पहला पॉइंट तो है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना ही उत्पन्न हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, केवल हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। डी क्यू इजिकल टू, और मैथमेटिकली कहा गया या ऐसा डिराइव किया गया कि डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज हम एक कंटेनर लिए, इसमें हमने क्या लगा दिया, ऊपर लिड लगा दिया। क्या लगा दिया? लिड। इसमें हमने वाटर रख दिया और इसको हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जब ये वाटर मॉलिक्यूल इसके हीट हो जाएंगे, बहुत हीट होने लगेगा, मतलब आप इसको क्या दे रहे हैं? हीट एनर्जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हीट एनर्जी, जिसको हम Q से इंडिकेट करते हैं। डी क्यू मतलब हीट एनर्जी दे रहे हैं। जब आप यहाँ पे हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो एक तो वाटर मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी में क्या हो रहा है? इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो गर्म हो रहा है। और दूसरा, आप देखते होंगे कि जो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, ये ढक्कन को उठा देता है। ढक्कन को उठाएगा गिराएगा, उठाएगा गिराएगा, उठाएगा गिराएगा, है ना। जब आप बिल्कुल पानी को बॉयल करेंगे तो ढक्कन क्या होने लगेगा? ऊपर की तरफ उठने लगेगा, मतलब कुछ वर्क डन हो रहा है। अब देखिए, समझिए, जो आप यहाँ डी क्यू हीट दे रहे हैं इस कंटेनर को, इस वाटर को, वो हीट एक तो उस वाटर के मॉलिक्यूल के इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है, उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है, और दूसरा हीट उसमें उस ढक्कन को क्या कर रहा है? वर्क डन करा रहा है। अगर वर्क डन, कुछ काम हो रहा है, तभी तो ढक्कन ऊपर हो रहा है। विदाउट वर्क डन कैसे ढक्कन ऊपर हो जा रहा है? तो जो आप हीट दे रहे हैं, एक तो उस लिक्विड, उस वाटर का इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से वाटर गर्म हो रहा है, और दूसरा कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी, कुछ पार्ट ऑफ हीट जो है वो लिड को उठाने में यूज हो रहा है, उस ढक्कन को उठाने में यूज हो रहा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, की जो आप हीट दे रहे हैं उस सिस्टम को, कोई भी सिस्टम को जो आप हीट दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, वो हीट एक तो उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और दूसरा वर्क डन भी कराएगा उसको। तो यहां से एग्जांपल से आप समझ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
फिर देखिए, इन एनी प्रोसेस टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन द सेम। हमेशा जो टोटल एनर्जी होता है यूनिवर्स में वो क्या होता है, सेम होता है, कभी भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। फॉर थर्मोडायनेमिक साइकिल द नेट हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इक्वल टू नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। वही चीज जो आप हीट दे रहे हैं, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है, दूसरा वर्क डन में जा रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इतना चीज समझ में आया। अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम not in equilibrium will tend to increase over time approaching a maximum value at equilibrium। देखिए ये एग्जांपल दिखाया गया है, ये क्या है, हॉट है और ये कोल्ड है। तो हीट का फ्लो कहां से कहां तक होगा, आप समझिए, हीट का फ्लो होगा हॉट से कोल्ड तक। किसका होगा, हॉट से कोल्ड तक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम अगर आइसोलेटेड है, मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब फुल्ली पैक्ड है, उसमें हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब dq इक्वल टू 0, द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का एंट्रोपी अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो मैक्सिमम वैल्यू इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए की कोशिश करेगा। ये क्या कहता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके एंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नॉट इन इक्विलिब्रियम, अगर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का एंट्रोपी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, विल टेंड टू इंक्रीज ओवर टाइम, तो टाइम के अकॉर्डिंग एक मैक्सिमम वैल्यू इक्विलिब्रियम को इंक्रीज करने का चाहेगा। ये क्या कहा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, third law of thermodynamics, as the temperature of system approaches absolute zero। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, कभी कोई क्वेश्चन आएगा, एब्सोल्यूट जीरो को हम कहेंगे -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। तो एज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो, देन the value of the entropy approaches a minimum। अगर किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंचता है तो जो उसका एंट्रोपी होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। ये हो गया आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ह्यूमिडिटी क्या होता है, it is the quantity representing the amount of water vapor in the atmosphere or in gas। जैसे बारिश होता है तो हम लोग बोलते हैं कि बारिश हो गया है, अब एटमॉस्फेयर में क्या है, ह्यूमिडिटी बढ़ गया है। मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब कि अब एनवायरनमेंट में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत अधिक मात्रा में है, वाटर वेपर। जब आपके एनवायरनमेंट का ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तो कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे, है ना। कभी कभी आप देखते हैं कि यार धूप नहीं निकला है फिर भी आप घर में कपड़ा सुखा दिए तो आपका कपड़ा सूख जाता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है, पानी आपके कपड़े से एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जब ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा तो आपका कपड़ा घर में रखने से, पंखा चलाने से भी नहीं सूखेगा। तो ह्यूमिडिटी क्या है, इन्वायरमेंट में वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट का प्रेजेंस। तो इट इज द क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर और इन अ गैस। समझ में आया। नेक्स्ट, वाटर वेपर इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर एंड इज इनविजिबल। क्या आपने कभी भाप उड़ते हुए देखा है, आपने देखा होगा कि पॉन्ड में पानी है, धूप निकला 1 महीने बाद पानी ऑटोमेटिक गायब हो जाता है, तो क्या आप उसको देख पाए कि पानी गया। तो वाटर का जो गैसियस स्टेट है या जो वाटर वेपर है वो कैसा होता है, इनविजिबल होता है, आपको दिखाई नहीं देगा। वाटर वेपर बहुत
वाटर वेपर क्या होता है? इनविजिबल, गैस के फॉर्म में उड़ जाता है, आपको दिखाई नहीं देता है। तो वाटर वेपर इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर एंड इज इनविजिबल। थर्ड पॉइंट, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाई हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाई हाइग्रोमीटर। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, 200% क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ह्यूमिडिटी को मेजर करने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए स्टार लगा के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाई मास ऑफ ड्राई एयर इन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ गिवन टेम्परेचर। द हॉटर द एयर मोर वाटर इट कैन कंटेन। अगर आपका एयर ज्यादा गर्म है, अगर एयर आपका थोड़ा गर्म है, हॉट है, इसका मतलब हुआ कि द मोर वाटर इट कंटेन, तो उसमें क्या है? ज्यादा वाटर उसके पास है, मतलब इट कंटेन्स द हाई अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ करंट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टू द हाईएस्ट पॉसिबल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी विच डिपेंड ऑन द करंट एयर टेम्परेचर। ये एक रेशियो है, किस किस का रेशियो? करंट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का, मतलब हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का रेशियो, और किसका? हाईएस्ट पॉसिबल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। बस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइग्रोमीटर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर कैसे होता है? आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक आयरन नेल है, यहां आप इसको हीट करते हैं, कुछ टाइम के बाद ये हीट होते होते यहाँ भी हीट होने लगता है। जिसपे आप रोटी बनाते हैं तवा, देखते होंगे कि अगर हैंडल भी गर्म हो जाता है, आप हीट यहाँ कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं यहाँ, और हैंडल भी गर्म हो जाता है, तो ये किस प्रोसेस के द्वारा होगा? ये इसको हम हीट ट्रांसफर कौन सा नाम देंगे? आप देखते होंगे कि धूप निकलता है तो क्या होता है, पूरा 1 घंटे बाद पूरा गर्मी हर जगह हो जाता है। तो ये हीट ट्रांसफर कैसे हुआ? एक एक चीज हम पढ़ेंगे। तो हीट ट्रांसफर क्या है? इट इज द एक्सचेंज ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन फिजिकल सिस्टम। किसी दो फिजिकल सिस्टम के बीच में आपका जो एनर्जी का एक्सचेंज है, उसी को हम क्या बोलेंगे? हीट ट्रांसफर बोलेंगे। किसी भी दो फिजिकल सिस्टम के बीच में जो आपका एनर्जी का एक्सचेंज है, उसी को हम क्या बोलेंगे? हीट ट्रांसफर। दूसरा, the rate of heat transfer is dependent on the temperature of the system। हीट ट्रांसफर क्या है? वो उस सिस्टम के टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। हीट ट्रांसफर जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। सिस्टम का कितना टेम्परेचर है, उसी से हम डिटरमाइन करेंगे कि हीट ट्रांसफर कितना अधिक होगा या नहीं होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्या है, फुल्ली डिपेंडेंट है। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम थ्रू विच द हीट इज ट्रांसफर। और हम ये भी देखेंगे, कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर किस पे डिपेंड करेगा? पहला चीज तो डिपेंड करेगा कि उस सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, दूसरा किस मीडियम में वो टेम्परेचर है, मतलब किस मीडियम के थ्रू टेम्परेचर को आपका हीट को ट्रांसफर किया जा रहा है ना। आपको लिक्विड में ट्रांसफर किया जा रहा है, एयर में ट्रांसफर किया जा रहा है, इस सॉलिड में ट्रांसफर किया जा रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? आपका टेम्परेचर पर। तीसरा जो पॉइंट है आपका, द 3 फंडामेंटल मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन।
तीन तरह के आपके जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं। कौन कौन सा? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। होता है रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? सॉलिड में, सॉलिड सब्सटेंस में, सॉलिड सिस्टम में मान लीजिए ये एक, हमने बताया ना, ये आयरन है, आयरन का नेल है, आयरन की छड़ है, यहाँ पे आप हीट कर रहे हैं, यहाँ पे हीट होगा, हीट होगा। अब इसके यहाँ पे आयरन नेल के कैसा है, मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हीट होगा, इसका इंटरनल एनर्जी इसको एनर्जी देगा, इसकी इंटरनल एनर्जी इस मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा, इसको इंटरनल मॉलिक्यूल इसको एनर्जी देगा। ऐसे एक एक मॉलिक्यूल एक दूसरे को एनर्जी देते जाएंगे, जिससे पूरा नेल क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो ये सॉलिड में जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, सॉलिड में केवल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। सॉलिड में अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। एन एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस अ सिस्टम बाउंड्री ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंस बाय अ मैकेनिज्म और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। वही चीज जो हमने बताया कि मॉलिक्यूल एक दूसरे में अपना क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, वो अपना एनर्जी उसको देंगे, वो एनर्जी उससे कोलाइड करेगा, वो एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को अपना एनर्जी देगा। ऐसे जितने भी आपके मॉलिक्यूल हैं, वो जहां कूलिंग है वहां तक चला जाएगा और पूरा का पूरा रॉड क्या होगा, गर्म हो जाएगा। इट नीड मैटर डज नॉट रिक्वायर एनी बल्क मोशन ऑफ मैटर। इसको एक इट नीड अ मैटर, इसको एक मैटर की जरूरत है, लेकिन बिल्कुल बल्क मोशन ऑफ मैटर की जरूरत नहीं है, है ना। स्नो इज अ पुअर कंडक्टर। देखो, स्नो इज अ पुअर कंडक्टर एंड सो कीप द अर्थ वार्म। स्नो, बर्फ, बर्फ क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ क्या होता है, हीट। इसीलिए आपने देखा होगा कि आइसलैंड पे ऊपर तो बर्फ जमा रहता है, समुद्र क्या होता है, बर्फ जमा रहता है, लेकिन ऊपर मतलब बर्फ को टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ बर्फ जमा है, और नीचे पानी है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल जो है, क्या, एक्वेटिक एनिमल जैसे फिश, जितने भी एक्वेटिक एनिमल है वो जिंदा है, वरना क्या होता, नीचे भी पानी क्या हो जाता, आपका जम जाता। क्यों? क्योंकि जो आपका स्नो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिससे हीट का ट्रांसफर होने नहीं दे रहा है। मतलब नीचे से जो हीट, पानी क्या है, थोड़ा टेम्परेचर कम है, उसको ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है। स्नो इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड सो कीप द अर्थ वार्म। जैसे कि देखिए, फॉर एग्जांपल यूजिंग अ हीटिंग ब्लैंकेट टू गेट वार्म। हम ब्लैंकेट यूज करते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, ये कंबल क्या करता है, हीट का ट्रांसफर होने से रोकता है। क्या करता है, हीट का ट्रांसफर होने से रोकता है। मतलब हमारा जो गर्मी है, हमारा बॉडी जो हीट कर रहा है, उसको बाहर नहीं जाने देगा और ठंडा को हमारे अंदर आने नहीं देगा। तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। कि सॉलिड में जैसे हमने बताया कि छड़ एक पॉइंट पे आप गर्म कर रहे हैं तो दूसरे पॉइंट पे आपका चला जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, कन्वेक्शन। ये भी एक तरह का हीट ट्रांसफर होता है। एन एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस अ सिस्टम बाउंड्री ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंस बाय द कंबाइंड मैकेनिज्म ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। इट नीड फ्लूइड मैटर। जब हम फ्लूइड मैटर में हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो वो कन्वेक्शन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन में। जैसे कि हमने बताया कि मान लीजिए वाटर, एक बकेट में आप पानी गर्म किए हैं, दूसरे में आप उस पानी को डालेंगे, उसका मॉलिक्यूल क्या होगा, इस पानी में मिल गया, तो वो कन्वेक्शन से इस पूरे पानी को क्या कर देगा, थोड़ा सा गर्म। ये फुल्ली गर्म है, अब इसमें ठंडा है तो ठंडा गर्म मिलेगा, फिर भी क्या होगा, पानी थोड़ा सा गर्म कर देगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, कन्वेक्शन। एक तरह का कन्वेक्शन क्या है, एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस सिस्टम, किसी सिस्टम में एनर्जी को ट्रांसफर करना ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ ज्यादा है, यहाँ टेम्परेचर क्या है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है, जिसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, और जहां टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहीं क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। बाई कंबाइंड मैकेनिज्म ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। इट नीड फ्लूइड मैटर। इसको किसी फ्लूइड मैटर की जरूरत है। फॉर एग्जांपल
पुटिंग योर वेट शूज ऑन फ्लोर व्हेन टू ड्राई देम फास्टर। जब आप अपने गीले शूज को फ्लोर पर रखते हैं तो क्या होता है, व्हेन टू ड्राई देम फास्टर, इससे क्या होगा कि वो कुछ टाइम बाद सूख जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, कन्वेक्शन की वजह से। रेडिएशन, it involves the transfer of heat by electromagnetic radiation that arise due to temperature of body. It does not need matter. रेडिएशन से जैसे आपके एटमॉस्फेयर है, यहाँ क्या है, सन है, सन रेस आपके एटमॉस्फेयर पर आता है, तो रेडिएशन के द्वारा ही आपका पूरा एटमॉस्फेयर क्या होता है। यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल है, पहले एयर मॉलिक्यूल क्या होंगे, गर्म होंगे, गर्म होकर एयर मॉलिक्यूल क्या होंगे, इसके पास जो जितना भी एयर मॉलिक्यूल वो उसके गर्म करेगा, उसके पास जो भी एयर मॉलिक्यूल है वो उसको गर्म करेगा, ऐसे 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 क्या होता है, पूरा एयर मॉलिक्यूल आपका गर्म हो जाता है। सुबह सुबह जब देखिए आपका धूप निकलता है तो गर्मी नहीं होता है, लेकिन जब 11 बजे 12 बजे बज जाता है तो धीरे धीरे एयर के मॉलिक्यूल गर्म होने लगते हैं और वो अपने आसपास के एयर मॉलिक्यूल को गर्म करते हैं, जिससे पूरे का पूरा इन्वायरमेंट क्या होता है, गर्म हो जाता है। ए पर्सन प्लेसिंग देयर कोल्ड हैंड ओवर अ वार्म फायर, है ना, जब आप ठंडी में आग सेकते हैं तो आप ऐसे दूर रखते मतलब फायर को सेकते हैं, इससे क्या हो रहा है, हीट रेडिएशन आप क्या ले रहे हैं, रेडिएशन ले रहे हैं, गर्मी ले रहे हैं। तो ये आपको जो गर्मी का एहसास हो रहा है हाथ से, वो किसकी वजह से हो रहा है, रेडिएशन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, रेडिएशन की वजह से हो रहा है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एडवेक्शन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर as a side effect of physically moving an object containing that energy. एडक्शन क्या है, एक तरह का ये भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। जब कोई एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन फिजिकली मूव करके होता है तो उसको जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवेक्शन। समझ में आया। कन्वेक्शन, कंडक्शन, कंडक्शन हीट में, कन्वेक्शन लिक्विड में, रेडिएशन एयर में, इतना समझिए। कंडक्शन आपका सॉलिड में होगा, कन्वेक्शन आपका लिक्विड में होगा, रेडिएशन आपका क्या होगा, एयर में होगा, गैस में होगा। समझ में आया। चलिए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इट एब्जॉर्ब ऑल लाइट रेडिएशन इन इट्स रीच। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये हर तरह के लाइट रेडिएशन को क्या कर लेता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। हमको बस इतना समझना है ब्लैक बॉडी क्या है, क्या इसका वर्क है, क्या इसका फीचर्स है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है, पूरा डिटेल्स में हमको उतना IIT टॉप नहीं करना है। हमको वनडे एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे ऐसे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, जो स्टेट एग्जाम में वनडे एग्जाम। अकॉर्डिंग टू बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स, द मोर एनर्जी ऑफ अ बॉडी एब्जॉर्ब द मोर इट कैन इमिट। परफेक्टली ब्लैक बॉडी जितना जल्दी, जितना फास्ट एब्जॉर्ब करेगा, जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, उतना जल्दी, उतना ही ज्यादा वो इमिट भी करेगा। यही परफेक्टली ब्लैक बॉडी का क्या है, खासियत है। Therefore, a black body absorbs all energy directed at it and also emit all energy that's been absorbed. हर ब्लैक बॉडी क्या है, हर एनर्जी का एब्जॉर्ब करता है जो उस पर पड़ता है, और इमिट भी करता है। मतलब जितना जल्दी एब्जॉर्ब करेगा उतना जल्दी इमिट भी करेगा, जितना क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करेगा उतने क्वांटिटी में एब्जॉर्ब इमिट करेगा। कौन, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यही इसकी क्या है, खासियत है। आप देखे होंगे राजस्थान में जब रेत, एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए, रेत जो है राजस्थान में, रेत बालू समझते हैं ना, रेगिस्तान में बालू है, दिन में जितना तेज ये बालू गर्म होगा कि आप पैर नहीं रख सकते हैं। बालू, ये रेत इतना जल्दी गर्म होगा दिन में, गर्मी के टाइम में, लेकिन रात में उतना ज्यादा ही ठंडा भी पड़ता है। रेगिस्तान जहां बालू को आप छू नहीं सकते हैं, वहां बालू रात में आप उठा नहीं पाएंगे, मतलब उठा सकते हैं लेकिन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा। तो यहाँ जो राजस्थान में बालू है, जो रेत है, हम ये बोल सकते हैं कि ये भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी इसी तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जितना जल्दी ये हीट को एब्जॉर्ब करता है उतना जल्दी ये हीट को इमिट भी करता है। जैसे जैसे शाम होगा, ठंडा बढ़ेगा, आपका जो रेगिस्तान में जितना जल्दी, जितना ज्यादा गर्मी होता है, रात में उतनी ही ज्यादा ठंडी होती है। भयानक तूफान चलते हैं, रात में उतनी ही ठंडी होती है और दिन में भयानक गर्मी होती है।
तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह हम कह सकते हैं कि ऐसे ही वर्क करता है। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है आपके लिए समझने के लिए। हाउएवर इफ हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर a black body will begin to glow with thermal radiation। अगर हम ब्लैक बॉडी को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ब्लैक बॉडी क्या होता है, ग्लो करना शुरू कर देता है विद थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन के साथ ग्लो करना शुरू कर देता है। अगर किसी ब्लैक बॉडी को हम बहुत ही हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर के साथ अगर हीट करते हैं तो वो ब्लैक बॉडी क्या होने लगता है, थर्मल रेडिएशन के साथ ग्लो करने लगता है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, द एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी इमिट करता है, जो रेडिएशन इमिट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। तो ब्लैक बॉडी समझ में आ गया। इट एब्जॉर्ब ऑल लाइट रेडिएशन इन इट्स रीच। जितना उस पे आपका लाइट या रेडिएशन उस पे पड़ेगा वो उतना एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जितना आपका, जितना क्वांटिटी में जितना फास्ट वो एब्जॉर्ब करेगा उतना क्वांटिटी उतने फास्ट वो क्या करता है, इमिट भी करता है। यही ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का क्या है, खासियत है। दूसरा चीज, हाई टेम्परेचर देने से ब्लैक बॉडी क्या होने लगता है, ग्लो करने लगता है विद थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन के साथ करने लगता है। देखिए यहाँ पे परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यहाँ लिखा है कॉनिकल प्रोजेक्शन, सिल्वर सरफेस, लैंप ब्लैक इनर सरफेस, है ना, देखिए पूरा दिखाया गया है। यही जो ग्लो विथ थर्मल रेडिएशन है ना, तो हम किसी भी ब्लैक, परफेक्टली ब्लैक बॉडी को अगर हम हाई टेम्परेचर देते हैं, बहुत टेम्परेचर देते हैं, तो वो थर्मल रेडिएशन के साथ क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। देखिए यहाँ पे ग्लो कर रहा है ना। तो चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि क्या रहने वाला है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वो जो हमने आपको चाय का एग्जांपल बताया था वही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग कि आपका चाय बहुत ज्यादा हॉट है और आपका एनवायरनमेंट ठंडा है, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा इक्विलिब्रियम में कि आपका एनवायरनमेंट और चाय का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बिफोर टेम्परेचर ऑफ टी 60 डिग्री है यहाँ पे और सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। चाय का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का क्या है, कम है, लेकिन एक घंटे बाद, कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर चाय का भी 25 डिग्री हो गया और सराउंडिंग का भी 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था। इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ temperature of an object is proportional to the difference between its own temperature and the ambient temperature, that is temperature of its surrounding। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किस साइंटिस्ट ने दिया, जाहिर सी बात है न्यूटन्स ने दिया होगा। न्यूटन्स ने दिया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो चेंज होने का रेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। पहला चीज, खुद के टेम्परेचर डिफरेंस और सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है तो भी डिफरेंस क्रिएट हुआ, अगर सराउंडिंग का कम है, ऑब्जेक्ट का ज्यादा है तो भी डिफरेंस हुआ, और वो दोनों इक्विलिब्रियम में आते आते क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर सराउंडिंग का भी और टेम्परेचर आपका ऑब्जेक्ट का, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी टेम्परेचर को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने एक फॉर्मेट में लिख दिया, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर of an object is proportional to the difference between its own temperature and the temperature of its surrounding। वही चीज यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए लिखा है, ये चीज कोई बात नहीं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग समझ गए। ये चाय का एग्जांपल हमने आपको दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है। चाय अगर बहुत हॉट, मान लीजिए चाय का टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस है, 60 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत गर्म है, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो कुछ टाइम के बाद चाय आप रख देंगे, चाय रखने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद चाय ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर चाय का कितना डिग्री हो गया, जितना सराउंडिंग का था 25 डिग्री सेल्सियस, अगर सराउंडिंग का 25 था तो चाय का भी 25 हो गया। मतलब अब चाय और इन्वायरमेंट में कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। चलिए, किरचॉफ लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन, किरचॉफ लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन ये क्या कहता है,
It states that the wavelength specific radiative emission and absorption by a material body in thermodynamics equilibrium include radiative exchange equilibrium. ये बताता है कि किसी भी स्पेसिफिक रेडिएशन इमिशन का जो वेवलेंथ होगा एंड एब्जॉर्प्शन बाय अ मटेरियल बॉडी, या जो मटेरियल बॉडी एब्जॉर्ब करेगा थर्मोडायनेमिक्स में, वो किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। किसमें होंगे? इक्विलिब्रियम में। सेकेंड पॉइंट, इट सिग्निफाइड दैट गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर। किरचॉफ लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ये वही किरचॉफ लॉ है जिन्होंने बताया था क्या कि इलेक्ट्रिक करंट में जंक्शन पर आने वाली सारी करंट का सम जंक्शन से दूर जाने वाले सारी करंट के सम के इक्वल होता है। समझ में आया? तो इन्होंने क्या कहा किरचॉफ ने कि गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर। हमने बताया कि जो रेत का एग्जांपल कि राजस्थान में जो रेत होता है जितना जल्दी गर्म होगा दिन में, जितनी ज्यादा गर्मी होगी रेत दिन में, जितना ज्यादा हॉट होगा, बिल्कुल जलेगा, आप उसको हाथ से उठा नहीं पाएंगे, उतना ही ज्यादा राजस्थान में रात में क्या होगा? रेतीला जगह ठंडा होगा। रेतीला जगह क्या होगा? ठंडा होगा, रेत ठंडा होगा। तो जितना जल्दी ये रेत जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है, उतना जल्दी ये रेत क्या होता है? हीट को इमिट भी करता है, इसलिए जल्दी ठंडा हो जाता है। शाम आते आते तुरंत ठंडा हो जाता है। तो गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर, तो एक इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है रेत। नेक्स्ट, इफ अ शाइनिंग मेटल बॉल विथ सम ब्लैक स्पॉट ऑन इट्स सरफेस इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, the shining ball become dull, but the black spot shine brightly because black spot absorb radiation during heating and emit in dark. अगर कोई मेटल, शाइनिंग मेटल, जिसपे हम कुछ ब्लैक स्पॉट, कुछ ब्लैक मार्कर से बना देते हैं और उसके सरफेस पर, और इसको हीट करते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं। तो हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो शाइनिंग बॉल है, वो क्या हो जाता है? काला, डल हो जाता है, काला पड़ जाता है। लेकिन जहां पे हमने ब्लैक स्पॉट मार्क किया था वो शाइन करता है। क्या करता है? शाइन करता है, बहुत ब्राइटली शाइन करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक स्पॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन, उस ब्लैक स्पॉट में रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब कर लिया ड्यूरिंग हीटिंग के टाइम में। वो जो ब्लैक स्पॉट था वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया और अब वो डार्कनेस में क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन, रेडिएशन एब्जॉर्ब, रेडिएशन ट्रांसमिटेड, रेडिएशन परफेक्टली ब्लैक बॉडी। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या था? बस यहाँ पे आप समझिएगा कि उन्होंने क्या कहा, बस ज्यादा नहीं पूछा जाता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था, इट स्टेट दैट द टोटल रेडिएंट हीट एनर्जी इमिटेड फ्रॉम a surface to proportional to the fourth power of its absolute temperature, है ना? कि जो टोटल हीट एनर्जी है, रेडिएंट हीट एनर्जी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एब्सोल्यूट फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। और ये जब प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाएंगे तो ये क्या लगेगा? E इक्वल टू टी की पावर 4। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट। If E is a radiant energy, heat energy emitted from unit area in 1 second and T is the absolute temperature in degree Kelvin, then E is equal to mu T power 4, है ना? तो बस ये आप एक्सप्रेशन याद रखिएगा, E सिग्मा T की पावर 4, ये आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था। The constant of proportionality called the Stephen-Boltzmann constant. Stephen-Boltzmann constant. The value of constant is 5.735 into 10 to the power minus 8. This is very very most important. यहाँ तक एक एक चीज डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है और अभी तक हमने जो भी आपको पढ़ाया है वो सारा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो जितना भी हमने हाईलाइट किया उसको अपने टॉपिक, अपने नोट्स में कंपाइल करके अच्छे से लिख लीजिए, पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। इतना ही बोलेंगे कि आप अपने गोल को सेट करिए और जितना भी पढ़ाया है रिवाइज करिए। तो मैट्रिक्स डिजिटल की तरफ से आपको वेरी वेरी थैंक यू।